फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 12th की मैथ्स, और जिसका चैप्टर फर्स्ट है संबंध तथा फलन। इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, और आप कोशिश करना जो जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने के लिए बहुत माइंड की आवश्यकता होती है। बोरियत वाला चैप्टर है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी बोरियत मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि संबंध क्या होता है। संबंध तथा फलन है, तो संबंध क्या होता है? देखिए बच्चे, कि जो संबंध होता है, संबंध का मतलब होता है एक दूसरे के बीच रिलेशन, ठीक है? तो संबंध किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो चीजों के बीच होता है, दो ऐसी कोई भी अवयव हो सकते हैं। अगर उन दो के बीच में कुछ हम बात कर रहे हैं तो वो दो के बीच में जो चीज कही जाती है वो संबंध होता है। जैसे राम सीता के पति हैं, ठीक है? तो राम जो है वो सीता के पति हैं। यहां दो व्यक्ति आए, एक आया राम और एक सीता, और इन दोनों के बीच जो संबंध आया वो पति का संबंध आया, ठीक है ना? तो आप समझ पा रहे हैं कि संबंध क्या है, कि किसी दो व्यक्तियों के बीच या फिर ए बी परस्पर बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, ये चीज हमने कही, ठीक है? तो हमें ए और बी के बीच संबंध पता चला, और वो संबंध क्या पता चला कि वो बराबर हैं, ठीक है ना? ये दो चीजें हमने एग्जाम्पल से आपको समझाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि संबंध क्या होता है। संबंध का मतलब होता है कि कम से कम दो व्यक्ति या दो वस्तु, दो अवयवों के बीच अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्लास 11th के थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर है कार्तिक गुणन। कार्तिक गुणन को समझते हैं, क्योंकि कार्तिक गुणन से इस संबंध का बहुत ही बड़ा रिलेशन है, ठीक है? तो हम अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं कार्तीय गुणन के लिए, तो क्या होता है कार्तीय गुणन? कि अगर हमारे पास एक अवयव दे रखा है जिसके अंदर a बराबर 1 2 3 है, और b बराबर दे रखा है हमको 4 5 और 6 दे रखा है, ठीक है? अब इनका हमें कार्तिक गुणन करना है। क्या करना है? कार्तिक गुणन प्राप्त करना है। तो कार्तिक गुणन क्या होता है वो चीज हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। अगर आपको आता है अच्छा है, नहीं आता है तो आप समझ लीजिए। कार्तिक गुणन होता है कि a क्रॉस b, इन दोनों को हम क्रॉस करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं? पहला अवयव लेते हैं 1, इसकी गुणा दूसरे अवयव से करेंगे 4, ठीक है? कॉमा लगाएंगे, इस 1 को 5 के साथ लिखेंगे 1 5, फिर 1 को लिखेंगे 6 के साथ 1 6, फिर लिखेंगे 1 के तीनों के साथ हो गया, 2 को लिखेंगे 2 4, इसके बाद आएगा नंबर 2 5, इसके बाद किसका आएगा 2 6, ठीक है? समझ पा रहे हैं? अब 2 के साथ सब हो गए, अब किसके साथ आएगा? 3 के साथ 3 4 3 5, और क्या आएगा 3 6, ठीक है? तो ये जो हमें प्राप्त हुआ इसको हम बोलते हैं कार्तिक गुणन, ठीक है? ये कार्तिक गुणन हमें 11th में पढ़ा था। कार्तिक गुणन को अगर आप समझते हैं तो इसके आधार पर ही हम संबंध तथा फलन को अब समझेंगे, ठीक है? देखते हैं संबंध और फलन में इस तरीके से प्राप्त हुआ। अब संबंध होता क्या है वो चीज हम इसी एग्जाम्पल पर बताते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज और बताना चाहेंगे। जैसे 1 और 4 आया था, तो इसके अंदर जो पहला होता है वो पहले अवयव से संबंधित होता है, और दूसरा जो होता है वो दूसरे अवयव से संबंधित होता है, ठीक? अब आते हैं हम संबंध के लिए। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इस एग्जाम्पल में a दे रखा है, b दे रखा है। हमने एक गोले के अंदर 1 2 3 ये लिखा, दूसरा गोला है, इसमें हमने क्या लिख लिया? 4 5 और 6, ये b है, ठीक है? इस तरीके से a और b दो हमारे पास फलन प्राप्त हैं।
अब इनको हमें जो संबंध निकालना है उस संबंध को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं इसे? आर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं संबंध को। तो आर बराबर हमको कुछ ना कुछ गिवन दे रखा होगा। क्या गिवन दे रखा होगा कि ए कॉमा बी, ए और बी ये जो छोटा है, ये छोटे का मतलब है 1 2 3, और ये छोटा बी है इसका मतलब है 4 5 6। ठीक है। अगर कैपिटल वर्ड है तो कैपिटल का मतलब है पूरा का पूरा गोला, और बी पूरा का पूरा गोला। ठीक है। तो हमें ये चीज हमें दे रखी कि संबंध ए और बी के अंदर फाइंड करना है। और वो क्या फाइंड करना है? सपोज हमें फाइंड करना है कि b+2 फाइंड करना है। और वो b+2 क्या है कि a, नीचे लिख देता हूं जगह कम है, a बिलोंग्स करता हो a से और b बिलोंग्स करता हो b से। ठीक है। ये हमको गिवन होगा। अगर ये चीज हमें गिवन है तो इस चीज के बाद में हमें इस पर डिस्कस करना है कि किस तरीके से इसमें जो फलन आएंगे, जो हमारे संबंध आएंगे, वो कौन कौन से इसमें मौजूद हैं और कौन से संबंध इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये जो लिखा है b+2, इस b+2 को हमें फाइंड करना होगा। ठीक है। कैसे फाइंड करना होगा? a बराबर दे रखा है हमको 1। ठीक। तो b बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम b प्लस ए, सॉरी ये चीज जो है हमें दे रखी है a बराबर b प्लस a+2, ये दे रखी है। तो b बराबर है a+2। ठीक है। ये चीज गिवन है। तो a बराबर कितना है? 1। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 1 + 2 = 3। ठीक है। यहां से जो मिला हमें वो मिला 1 और b कितना मिला? 3। ओके। अब रखेंगे a बराबर 2। जब a बराबर 2 रखेंगे तो b बराबर कितना था? a+2 था। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2 + 2 = 4। तो यहां से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? यहां से जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2,4। ठीक है। इसके बाद हम 3 की बात कर लेते हैं। तो a बराबर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा a+2। तो b बराबर हो जाएगा 3 + 2, b = हो जाएगा 5। यहां से जो मिला वो क्या मिला हमें? 3,5। ठीक है। तो हमें यहां से 3 चीजें मिली। वो 3 चीजें क्या क्या मिली? पहला मिला हमें 1,3, दूसरा मिलता है हमें 2,4 और तीसरा मिलता है 3,5। ठीक है। ये 3 चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब हमें देखना है कि ये फलन जो हमें प्राप्त हुआ है इसके अंदर हमें कौन से अवयव, कौन सा संबंध इससे संबंधित है और कौन सा संबंधित नहीं है। तो हमें देखने के लिए क्या होता है संबंध में कि पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों के दोनों यहां मौजूद होने चाहिए। ठीक है। ये होता है पहला अवयव, ये होता है दूसरा अवयव। ठीक। 1 पहले में है 3 दूसरे में है या नहीं है? नहीं है। यहां पर 3 मौजूद नहीं है। इसका मतलब 1,3 यहां और यहां मौजूद नहीं है, तो ये इसमें संबंध नहीं रखता। ठीक है। दूसरा आता है अब पहला क्या है? 2, पहले में है 2। दूसरा कितना है? 4, दूसरे में यानी कि b के अंदर 4 है। ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 4 दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो ये इसमें संबंध रखता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, ये क्या है हमारा? 3, ये 3 पहले में आ गया। दूसरे में कितना है? 5, दूसरे में कितना? 5। ये 5 और 3 दोनों के अंदर मौजूद है और यहां भी मौजूद है, तो ये भी इसमें संबंध रखता है। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो अवयव था वो क्या था कि a बिलोंग्स करता है a को। तो देखो a जो है a को बिलोंग्स कर रहा है, a को बिलोंग्स कर रहा है। b जो है b को बिलोंग्स कर रहा है, यहां पर b और b को बिलोंग्स कर रहा है, तो ये हमारा संबंध है। a बिलोंग्स कर रहा है a को, a बिलोंग्स कर रहा है a को, b बिलोंग्स कर रहा है b को, b बिलोंग्स कर रहा है b को,
तो ये भी हमारा संबंध है। ठीक है, पहली कंडीशन के अंदर ए बिलोंग्स कर रहा था ए को, लेकिन बी बिलोंग्स नहीं कर रहा था बी को, इसलिए ये संबंध नहीं है। तो हमें जो इसके संबंध निकल कर आए वो आर जो आया, आर आया हमारे पास कितना 2,4 और 3,5। ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ संबंध इसके बीच। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि संबंध जब निकालते हैं तो संबंध क्या होने चाहिए कि ए और बी दोनों के अंदर मौजूद जो भी अवयव है वो उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, तो उनको ही हम संबंध कहेंगे। अगर ए है और बी के अंदर नहीं है तो वो संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो यहां से एक चीज पता चलती है कि अतः ये जो संबंध होता है वो कार्तिक गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। किसका होता है? कार्तिक गुणन का उपसमुच्चय होता है। देखो, अगर कार्तिक गुणन करना चाहें तो क्या होगा 1 4 1 5। ठीक है, 1 4 1 5 1 6, फिर क्या होगा 2 4 2 5 और 2 6, फिर क्या होगा 3 4 3 5 और 3 6, जो कि हमें पता चला ये एक उपसमुच्चय है पूरे कार्तिक गुणन का। तो इससे हमें पता चलता है कि जो संबंध प्राप्त होता है वो कार्तिक गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। अच्छा बच्चों, अब तक हमने 12th में अब जो 12th है, 12th के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक ए दे रखा था और एक बी दे रखा था। इसके अंदर कुछ थे, इसके अंदर कुछ थे। ठीक है, ए और बी के अंदर संबंध निकालने थे। ठीक, अब जो इंटर में हम पढ़ेंगे वो ए और बी के बीच संबंध ना निकाल के ये जो दूसरा दे रखा होगा वो भी हमें ए ही दे रखा होगा। ठीक है, तो हमें जो संबंध निकालना होगा वो ए और ए के बीच ही संबंध निकालना होगा। ठीक है, अब ए और ए के बीच कैसे संबंध निकालना है वो चीज हम बताते हैं। जैसे कि हमें ए बिलोंग्स कर रहा था पहले में ए से और बी बिलोंग्स कर रहा था बी से। ठीक है, बस अंतर इतना है 12th के अंदर कि ये जो दूसरा वाला अवयव है वो बी से बिलोंग्स ना करके ये भी हमें ए से ही बिलोंग्स करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है 12th के अंदर। तो बच्चों, इसके बाद समझते हैं हम संबंधों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं संबंध वो चीज हम बताते हैं। पहला होता है रिक्त संबंध, दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध, फिर होता है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो आगे क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आप किताब से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको केवल समझाने का काम करूंगा यहाँ, क्योंकि समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं, पहले बताते हैं इससे रिक्त संबंध के बारे में। क्या होता है रिक्त संबंध? जैसा कि खुद ही शब्द बोल रहा है रिक्त। रिक्त मीन्स होता है खाली। रिक्त मीन्स होता है जहां कुछ भी ना हो उस जगह को बोलते हैं रिक्त। जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा था रिक्त समुच्चय की ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो तो उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो उसी तरीके से ये आता है रिक्त संबंध की ऐसा संबंध जहां कोई भी अवयव दूसरे से संबंधित ना हो, वहां पर होता है रिक्त संबंध। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए हमको दे रखा है 2 3 5 और 7 और हमें आर इसके बीच जो संबंध है वो इस तरीके से दे रखा है कि ए बी के बीच संबंध है a माइनस बी बराबर 8 होना चाहिए। ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर 8 होना चाहिए। तो हमें बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। अभी किस तरीके से पता चलेगा देख लेते हैं। हमने बताया अभी कि इंटर के अंदर हमें पढ़ना है कि ए का संबंध ए से ही निकालना है, बी इसके अंदर नहीं होगा। ठीक, तो ए का संबंध ए से ही निकालना है। जब हमें पता चला a माइनस बी है, इसका मतलब 2 में से 2 को घटाओगे तो क्या बचा 0। ठीक है, उसने कहा 8 होना चाहिए। a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए 8। ठीक है, तो यहां से हमें ये प्राप्त हुआ 0, 8 प्राप्त नहीं हुआ। फिर हमने 2 माइनस 3 देखा तो कितना हो जाए -1, ये भी 8 नहीं है। अगर हम 2 माइनस 5 करते हैं ये भी हमारा -2 आ रहा है। किसी भी सूरत में अगर हम देखें सबसे बड़े में से सबसे छोटा भी घटाएंगे
तो हमें प्राप्त हो रहा है 5। ठीक, तो किसी भी हाल में हमें 8 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा संबंध बनेगा, कोई भी संबंध ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में संबंध रखता होगा। तो वहां संबंध हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर कि R जो होगा वो हो जाएगा 5। जब R 5 हो गया तो उसी जगह ऐसे संबंध को हम बोलते हैं रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं इसको? रिक्त संबंध। ठीक, आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, तो बच्चे अगला आता है हमारा सार्वत्रिक संबंध। इससे पहले हम रिक्त संबंध पढ़ चुके हैं। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध, देखिए संबंध को हम R से डिनोट करते हैं और सार्वत्रिक मीन्स होता है सभी के बीच संबंध जो होगा उसे सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कार्तिक गुणन जो होता है, कार्तिक गुणन ही सार्वत्रिक संबंध होता है। कार्तिक गुणन और सार्वत्रिक संबंध दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, दोनों को बराबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर बराबर हैं तो वही हमारा सार्वत्रिक संबंध होता है। देखते हैं कैसे होता है सार्वत्रिक संबंध, कि पहले अवयव को इसके साथ रखेंगे 1 2, दूसरा हो जाएगा 1 3, पहला 1 1 होगा, पहला 1 1, दूसरा हो जाएगा 1 2, तीसरा कितना हो जाएगा 1 3। समझ पा रहे हैं आप? अब 1 की सबके साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, गुणन हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे 2 का, तो 2 के साथ 1 हुआ, 2 1, साथ में कितना हो जाएगा 2 2, 2 3, 3 के साथ देखेंगे अब 3 1, 3 2, और कितना हो जाएगा 3 3। ये जो हमें प्राप्त हुआ R, ये प्राप्त होने के बाद हम इसे बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, और यही हमारा A क्रॉस A भी होता है, यानी कि A क्रॉस A यानी कि कार्तिक गुणन। इससे हमें पता चलता है कि जो R होता है सार्वत्रिक गुणन में वो A क्रॉस A ही होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। बच्चे इस समय आपने पढ़ा सार्वत्रिक संबंध के बारे में। अब देखते हैं स्वतुल्य क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल दे लिया है हमने। वो एग्जाम्पल कह रहा है कि A बराबर 1 2 3 4 है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर बताना है कि ये जो हमें संबंध आया है, संबंध दे रखा है 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 4, ये दे रखा है। अब हमें इसमें टेस्ट करना है, इसमें प्राप्त करना है कि इसमें स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक है, ये जो संबंध है स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, ये चीज बतानी है। अब स्वतुल्य होता क्या है ये चीज हम बता देते हैं, आपको समझा देते हैं। स्व मीन्स हो गया अपना खुद का, तुल्य मीन्स तुलना करने वाला, यानी कि अपने की अपने साथ ही तुलना हो तो उसे बोलते हैं स्वतुल्य। ठीक है, तो मतलब अपना अपने के साथ ही तुलना करेगा। इसका मतलब कि अगर A है हमारा अवयव, वो A को बिलोंग्स करता है, तो A और A दोनों के दोनों R को बिलोंग्स करने चाहिए। संबंध जो होगा वो A और A होना चाहिए, यानी कि यहाँ A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, सारे के सारे अवयव आ रहे हैं, तो वो स्वतुल्य है। अगर एक भी उनके अंदर से मिसिंग है तो स्वतुल्य नहीं। क्लियर? अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो A हमारा क्या है? 1 और साथ में दूसरा A भी 1 इसके अंदर है। ठीक है, दूसरा क्या आता है? 2, हम यहाँ रखेंगे 2 और 2 के साथ क्या आना चाहिए? स्वतुल्य के अंदर 2 आना चाहिए। वो 2 यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है? 3, तो इसका मतलब 3 के साथ क्या आना चाहिए? 3, और वो 3 इसके अंदर है। ठीक है, अगला क्या होना चाहिए? 4 के साथ आना चाहिए 4, ये 4 है, तो 4 इसमें है या नहीं है? तो इसका मतलब हमें पता चला कि स्वतुल्य होने के लिए जो शर्त थी वो क्या थी कि 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है 2 होना चाहिए, 3 है 3 होना चाहिए, 4 है 4 होना चाहिए। अब ये सारे के सारे, ये चारों के चारों अगर R के अंदर मौजूद हैं
तो ये इनका सही है, इसको स्वतुल्य सिद्ध करता है। और अगर ये चारों में से एक भी नहीं होता तो ये स्वतुल्य नहीं होता। ठीक है, सपोज हमें ये 4 4 यहाँ पर नहीं सॉरी यहाँ 4 4 होता और यहाँ पर 4 4 नहीं होता, तब ये स्वतुल्य नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है एक स्वतुल्य है, इसका एक स्वतुल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चे, अभी आपने पढ़ा स्वतुल्य के बारे में, अब पढ़ते हैं सममित क्या होता है। देखिए सममित क्या होता है उसको इसी एग्जाम्पल से दोबारा से समझते हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखो जितनी डेफिनेशंस हैं वो आप किताब से पढ़ लेंगे, किताब से याद कर सकते हैं जो कुछ भी है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिकल में बिलीव कीजिए, थ्योरी आपको वहां से याद करनी है। ठीक है, सममित क्या होता है, देखिए सममित होता है कि अगर हमें दो अवयव एक A1 और A2, ठीक है, वो A में प्रेजेंट है, A1 और A2 A में प्रेजेंट है, यानी कि A में उपस्थित है, ठीक, बिलोंग्स करते हैं, तब A1 और A2 अगर संबंध रखता है R से, संबंध रखता है R से, तो A2 और A1 भी R से संबंध रखना चाहिए। सममित क्या कहता है कि अगर हमें पहला और दूसरा संबंध रख रहा है R से, तो दूसरा और पहला भी R से संबंध रखना चाहिए। इसका मतलब अपोजिट भी उसी से मैच होना चाहिए। अब देख लेते हैं, सपोज हम यहाँ पर देखते हैं A1 कितना है, एक ये आ जाएगा। A2 कितना है, 2 कितना है, 2। ठीक है, ये अगर संबंध रख रहा है R से, ठीक है, देखो संबंध रख रहा है R से, तो इसका मतलब है कि A2 2, A1 1, इसका भी संबंध R से होना चाहिए। देखो ध्यान से, 1 और 2 यहाँ मौजूद है, तो 2 और 1 भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमें 1 2 और 2 1 दोनों के दोनों R के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू अगर हमें मिलेगी तो उसको बोलते हैं हम सममित। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि ये इससे सममित है, R जो है सममित है। ठीक है, क्लियर, फिर से समझ लीजिए एक बार, जो हमारा स्वतुल्य था, स्वतुल्य मीन्स अपने का अपने आप से ही संबंध होता था, यानी कि अगर एक है तो वो एक ही रहेगा साथ में। अब सममित का मतलब होता है कि उसका पलट देते हैं। ठीक है, 1 2 है तो वो संबंध अगर R से रख रहा है तो 2 और 1 भी संबंध रखना चाहिए R से। या फिर हम और कुछ ले सकते हैं, अगर सपोज 3 और 1 होता, ये संबंध रखता है R से, तो आप समझ चुके हैं, तो बताएं साथ में, 1 और 3 भी संबंध रखना चाहिए R से, तो ये क्या होगा, हमारा सममित होगा। एक और चीज समझ लेते हैं, सपोज 1 और 4 दे रखा है, संबंध रखता है R से, तो बताइए क्या होना चाहिए, 4 और 1 भी संबंध रखना चाहिए, किससे, R से। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो क्या होता है, हमारा सममित होता है। बच्चे अभी पढ़ा हमने सममित के बारे में, अब पढ़ते हैं संक्रामक। क्या होता है संक्रामक, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, A बराबर 1 2 3 4 वही है, R बराबर ये दे रखा है। ठीक है ना, अब ये बताना हमें कि संक्रामक है या नहीं है। देखो संक्रामक क्या होता है कि संक्रामक के अंदर 3 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, 3, A1 A2 A3। अगर ये 3 अवयव A को बिलोंग्स करते हैं, यानी कि A के अंदर हैं, तब हमें क्या देखना है कि पहला और दूसरा अगर R को बिलोंग्स करता है, साथ में दूसरा और तीसरा R को बिलोंग्स करता है, तब हमें पहला और तीसरा भी R को बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहला अगर हमारे पास दे रखा है 1, दूसरा दे रखा है 2, ये बिलोंग्स कर रहा है R को, देखो 1 2 R को बिलोंग्स कर रहा है, और साथ में दूसरा यानी कि 2 और तीसरा यानी कि 3, ये भी बिलोंग्स करना चाहिए किसको, R को, यानी कि 2 3 ये आ गया।
तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है। अब ये कहता है कि अगर ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं तो यहां से हमें प्राप्त होना चाहिए कि पहला और तीसरा, देखो ये तो दूसरा है, पहला और तीसरा यानी कि कितना हो गया 1,3, और ये भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो देखो 1 और 3 मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि ये क्या है, हमारा संक्रामक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिर से देख लीजिए कि अगर हमें 3 अवयव दे रखे हैं ए के अंदर, जिसमें कि पहला और दूसरा आर को बिलोंग्स कर रहा है, दूसरा और तीसरा आर को बिलोंग्स कर रहा है, तो अगर ये दो चीजें बिलोंग्स कर रही हैं तो इसका पहला और तीसरा भी आर को बिलोंग्स करना चाहिए। तो वहीं पर हमने इस संबंध से देखा कि पहला क्या था A1 यानी कि 1, और दूसरा क्या था A2 यानी कि 2, बिलोंग्स कर रहा है आर को, ये वैल्यू रखी, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर को, देखा हमने कि हाँ कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा भी अगर ये बिलोंग्स कर रहा है यानी कि A2 A3 यानी कि 2,3 यहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ये भी कर रहा है, तब हमें पहला और तीसरा भी आर को बिलोंग्स करना चाहिए। पहला कितना है 1 और दूसरा कितना है, तीसरा कितना है 3, 1 और 3 भी आर को बिलोंग्स करना चाहिए, कर रहा है। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये संक्रामक भी है। बच्चे आप समझ चुके हैं कि संक्रामक क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिक्त संबंध पता चल गया, सार्वत्रिक संबंध पता चल गया, इनके बाद हमें तुल्य स्वतुल्य पता चल गया, सम्मित पता चल गया, संक्रामक पता चल गया। अब आता है तुल्यता संबंध। क्या होता है तुल्यता संबंध? देखिए बच्चे, जब हमें ये तीनों के तीनों कोई ऐसी एग्जाम्पल आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर ये तीनों के तीनों फॉलो कर रहे हो, तीनों के तीनों संबंध हमें दिख रहे हो, तो वही हमारा तुल्यता संबंध होता है। आगे बस सुनिए कि तुल्यता संबंध क्या होता है, जो ऐसा संबंध जिसके अंदर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों के तीनों संतुष्ट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आज पता चला संबंधों के बारे में कि संबंध चैप्टर में क्या क्या डेफिनेशंस है, किस तरीके से ये होती हैं और कैसे कैसे इनको फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो को मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम्पल्स और इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हेलो सर ही कह देना। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रख दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड लक।